ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आज देखिए किसा अनूठा दिवस है। आज कार्तिक पूर्णिमा है। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1870 में सागर यूनिवर्सिटी के संस्थापक डॉक्टर श्री हरि सिंह गौर जी का जन्म दिवस भी है। तीनों पर्व की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद आपको प्रेषित कर रहा हूँ। एक और हर्ष का विषय है, ऐसी संभावनाएं आ रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस वर्ष 26 जनवरी को भारत सरकार डॉक्टर हरि सिंह गौर को भारत रत्न की उपाधि से सुशोभित कर सकता है। ऐसी संभावनाएं और ऐसी न्यूज़, ऐसी खबरें जो है मंत्रालय से निकल कर आ रही हैं कि उनके नाम पर विचार किया जा रहा है। तो ये आप सागर वासियों को और सागर के विश्वविद्यालय से पढ़े हुए जितने भी स्टूडेंट हैं, जिनका कहीं ना कहीं उनका इस यूनिवर्सिटी से लगाव है, उन सभी को, देशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और यदि उनको डॉक्टर सर हरि सिंह गौर को भारत रत्न मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत गौरव और प्रसन्नता की बात होगी। मैं इस चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ कि डॉक्टर सर हरि सिंह गौर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। वो सिर्फ सागर के ही नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी विभूति हैं और उनके योगदान को देश के, मैं भी उनका संविधान सभा के वो सदस्य थे, उनकी काफ़ी उपलब्धियां बहुत हैं। आज मैं उनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा कर रहा हूँ और जो मेरे पास साहित्य मेरे पास उपलब्ध है वह आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए, बचपन एवं शिक्षा दीक्षा के बारे में सबसे पहले मैं उनकी बात करता हूँ। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर सागर, जो मध्य प्रदेश के सनिचरी टोरी वार्ड में 26 नवंबर 1870 को 1870 को डॉक्टर हरि सिंह गौर का जन्म हुआ था। इनके पितामह का नाम श्री मानसिंह था, पर रंग रूप की वजह से लोग उन्हें भूरा सिंह कहते थे, मतलब काफ़ी गोरे थे, सफ़ेद थे। ये अवध प्रांत से बुंदेलखंड के गढ़पहरा आए, तदुपरांत सागर में बसे और एक गांव में काश्तकारी करने लगे। इनका वर्ण क्षत्रिय और गोत्र भारद्वाज था। श्री मानसिंह ने बुंदेला विद्रोह के समय मुगलों से लड़ाइयाँ लड़ी थी और वृद्धावस्था में सैनिक वृत्ति त्याग कर काश्तकारी करने लगे थे। 30 वर्ष के एकमात्र पुत्र तखत सिंह को छोड़कर 84 वर्ष की आयु में अपनी सैनिक साज सज्जा के साथ शौर्यपूर्ण वातावरण में वह देवगति को प्राप्त हुए। डॉक्टर गौर के अनुसार मानसिंह का देहांत 80 वर्ष की आयु के बाद हुआ था। उनकी मृत्यु के बारे में प्रचलित किंवदंतियाँ की माँ गवाएँ थीं, जो उस समय 12 वर्ष की थीं और विवाह के बाद हमारे घर नई नई आई थी। वह कहा करती थीं कि वह वर्षों तक अपने खेत, जिसे उन्होंने किराए पर चढ़ा दिया था, से प्राप्त होने वाली मामूली सी आय से जीवन यापन किया करते थे। एक दिन उन्होंने प्रातःकाल जल्दी स्नान कर लिया और लगभग 8 बजे वह अपने कमरे से वरांडे में आ गए। श्वेत वस्त्रों से आच्छादित, बाजू से तलवार लटकाए हुए, जैसे युद्ध भूमि में प्रयाण कर रहे हों। उन्हें परिवार के सभी 10 सदस्यों को बुलाया। इनमें मेरे माता पिता भी थे और सबसे कहा कि उनकी अंतिम घड़ी पास आ गई। अपने लोगों से उन्होंने विदा ली और फिर हाथ में तलवार लिए दरी पर लेट गए, जहां उनकी मृत्यु हुई। जो महान विभूतियाँ होती हैं, उनको अपनी मृत्यु का आभास हो जाता है और अपनी इच्छा अनुसार प्राण त्यागते हैं। डॉक्टर हरि सिंह का जन्म राशि नाम हरप्रसाद सिंह गौर था। सागर में अपने जन्म और निवास स्थान को सौभाग्यपूर्ण मानते हुए
इस संदर्भ में अपने माता पिता को स्मरण करते हुए डॉक्टर गौर लिखते हैं, सागर की सनिचली टोरी में मेरे दादा ने एक मकान बनवाया था जिसमें मेरे पिता ने कुछ वृद्धि की थी और जिसका पुनर्निर्माण भी किया था। इसी मकान में उनके सारे बच्चे पैदा हुए थे और इसी मकान में मेरी छोटी बहन मोहन, मेरी माँ, मेरे भाई का देहांत हुआ था। सब मिलकर यह एक सौभाग्यशाली मकान था और जिसे जीवन के सारे उतार चढ़ावों में कभी नहीं छोड़ा। इस मकान में वह मेरी माँ उन दिनों अकेली भी रहीं जब मैं पढ़ने के लिए यूरोप चला गया और जब मेरे पिता मेरे भतीजों की देखरेख के लिए जबलपुर जाकर रहने लगे थे। मेरे पिता का देहांत गड़ा फाटक में 80 वर्ष से ज़्यादा की आयु में 1883 में हुआ। माँ के व्यक्तित्व का प्रभाव डॉक्टर गौर पर सबसे ज़्यादा पड़ा। पिता पुलिस की नौकरी छोड़ बड़े भाई आधार सिंह के साथ जबलपुर में रहने लगे थे। इस संबंध में डॉक्टर गौर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मेरा जन्म तब हुआ था जब मेरे पिता मेरे भाई पर आश्रित हो गए थे। मेरी माँ बताया करती थी कि अपने प्रारंभिक दिनों में मेरे पिता ने कुछ दिनों तक चीफ कांस्टेबल का काम किया था। उन दिनों का चीफ कांस्टेबल आजकल के सब इंस्पेक्टर के समकक्ष होता था। किंतु जो ही मेरे भाई की नौकरी मिली, मेरे पिता को मेरे भाई के आश्रित रहना ज़्यादा अनुकूल लगा। मेरी माँ भले ही समय काटने के लिए कोई काम करने के लिए उन्हें उकसाती नहीं, किंतु मेरे पिता पर उनकी धमकियों और मनुहारों का कोई असर नहीं हुआ। एक समय उन्होंने आधे मन से खेती करने का इरादा जरूर किया और सागर से 30 मील दूर देवलचोरी गांव में 35 एकड़ की कब्जाधारी ज़मीन खरीद ली, किंतु उसे उन्होंने एक दूर के जात भाई को जोतने के लिए छोड़ दिया। मुझे उस आदमी की खूब अच्छी तरह याद है जो प्रत्येक वर्ष जनवरी या फरवरी में कुछ बंडल हरा अनाज लेकर आया करता था। बस हमारे खेतों से जो बड़े उपजाऊ और अच्छे माने जाते थे, उन जिनमें सिंचाई के लिए कुआं भी था, हमें यही उपज मिला करती थी। आता है उपर्युक्त अभावग्रस्त परिस्थितियों में माँ की छत्रछाया में हरि सिंह की प्राथमिक शिक्षा सागर में हुई। विषम आर्थिक अभाव के कारण माँ कठिन परिश्रम हेतु बाध्य थी। माँ की व्यवस्था देखकर उन्हें गहन दुख होता था। सुबह से आधी रात तक माँ किसी न किसी काम में व्यस्त रहती थी। दिन में 1 बजे से साढ़े 7-8 बजे तक वह चरखे पर सूत काटती थी और 3-4 दिन तक काते हुए सूत को बेचकर घरेलू उपयोग की वस्तुएं खरीदती और अपनी गृहस्थी चलाती थी। हरि सिंह के मना करने पर अंततः उन्होंने सूत काटना बंद कर दिया। फिर भी सूर्योदय के पहले उठकर वह कर्मयोगी माँ अधिकांश घरेलू कार्य संपन्न कर लेती थी। यही वैशिष्ट प्रतिबिंबित था उनके उत्तराधिकारी पुत्र हरि सिंह गौर के व्यक्तित्व में। अपनी माँ को अत्यंत मर्म स्पर्शी ढंग से याद करते हुए अपनी आत्मकथा में डॉक्टर गौर ने लिखा है, वह हमेशा कुछ न कुछ करती रहती और जब उन्होंने देखा कि परिवार की आय घट गई है तो उन्होंने एक चरखा खरीद लिया और इस चरखे पर दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 7-8 बजे तक वह सूत काटती। 3 दिन की मेहनत के बाद वह अपना सूत बेचती और इस प्रकार का जो पैसा मिलता उससे नया सूत काटने के लिए रुई की पौनियाँ खरीदती। उसको बेचने से उन्हें 4-5 आने मिलते जिससे वह घरेलू ज़रूरतों की चीज़ें खरीदती। जब मैं 10 वर्ष का था तब मिशेल के सागर स्कूल के हेडमास्टर बनने की स्मृति में कायम की गई एक छोटी सी छात्रवृत्ति मुझे मिलने लगी। यह छात्रवृत्ति 2 रुपये प्रति माह थी। मुझे अपनी छात्रवृत्ति का गुमान था। मैं अपनी माँ से जिद करता कि वह चरखा चलाना बंद करें। सूत काटने से जितना पैसे उन्हें मिलता है उतना मेरी छात्रवृत्ति से ले लिया करें, किंतु वह बेकार तो बैठ ही नहीं सकती थी और मुझसे प्रायः कहती कि यदि वह सूत नहीं काटेंगी तो चक्की पीसेंगी। वह उनके लिए ज़्यादा थकाने वाला होता और मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ़ दे। सागर की एक निजी पाठशाला में 2 साल पढ़ने के उपरांत हरि सिंह ने कटरा की हिंदी शाला में 3 साल अध्ययन किया
उसके बाद उन्होंने जिला स्कूल में प्रवेश लिया। अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण वह जिला स्कूल म्यूनिसिपल हाई स्कूल के नाम से जो जाना जाता है के शिक्षकों के अत्यंत प्रिय छात्र थे। इनके शिक्षक कहते थे कि यह लड़का आग का तिलगा है, एक दिन खूब चमकेगा। आरंभिक शिक्षा के पश्चात 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई उन्होंने 2 वर्ष में ही पूर्ण कर ली और स्कूल के प्राइड बॉय का सम्मान प्राप्त किया। उन्होंने मिडिल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और सरकारी छात्रवृत्ति पर शासकीय हाई स्कूल में प्रवेश लिया। उन दिनों की एक घटना का दिलचस्प उल्लेख डॉक्टर गौर ने अपनी आत्मकथा में किया है। सागर का एक छात्र अपनी मां के साथ रहकर जबलपुर में पढ़ता था। उससे उसकी घनिष्ठता बढ़ी और ये उसके यहाँ खाना खाने लगे और बाद में साथ रहने भी लगे। एक रात इनकी सोने की अंगूठी उनके साथी की मां ने निकाल ली। इन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट की, मुकदमा चला और इन्हें अदालत में गवाही देने के लिए समन मिला। गवाही के बाद कई दिनों तक वह मानसिक रूप से उद्विग्न एवं व्यथित रहे। परिणाम स्वरूप अनूठी मेधा का धनी वह युवक मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण न कर सका। उनकी छात्रवृत्ति बंद कर दी गई और विवश होकर उन्हें सागर वापस आना पड़ा। लोककर्म विभाग के इंजीनियर ने उन्हें 10 रुपये मासिक और इनके मैट्रिक पास साथी को 20 रुपये मासिक वेतन पर कुलियों की मेटगिरी के लिए कहा, पर इन्होंने समान वेतन देने के लिए आग्रह किया। इनके साथी ने तो नौकरी कर ली, पर ये पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण नौकरी करने को तैयार नहीं हुए। कुछ समय पश्चात उन्हें 20 रुपये माहवार तनख्वाह पर मेस क्लर्क की नौकरी मिली। 1 माह तक प्रतिदिन सुबह से अर्धरात्रि तक इन्होंने कार्य करना पड़ा, जिसके वजह से ये बीमार पड़ गए और उस नौकरी में से भी उन्हें हाथ धोना पड़ा। घर का खर्च कठिनता से चलते देख वह रोजी रोटी कमाने के ध्येय से घर से निकल पड़े। इनके भाई उस समय जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट नागपुर में डिप्टी रजिस्ट्रार थे। हरि सिंह उनके पास पहुँचे, कोई कार्य करने की इच्छा व्यक्त की। भाई ने पहले मैट्रिक पास करने को प्रोत्साहित किया। ये मैट्रिक की परीक्षा में बैठे और न केवल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, बल्कि संपूर्ण प्रांत में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इन्हें 50 रुपये नगद इनाम, 1 चांदी की घड़ी तथा 20 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। गणित इनकी रुचि का विषय था। आर्ट्स मैट्रिक परीक्षा में इस विषय में विशिष्ट उपलब्धि हेतु इन्हें एक विशेष उपहार से प्रोत्साहित किया। उच्च शिक्षा के लिए हरि सिंह गौर ने फ्री चर्च इंस्टीट्यूशन नागपुर में, जो अब स्लफ कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध है, प्रवेश लिया। उन्होंने अपने प्रगतिशील एवं प्रभावी शैक्षिक संस्कार इसी कॉलेज में अर्जित किए। यह उनके सुदृढ़ शैक्षिक जीवन का शुभारंभ हुआ। अंग्रेजी और इतिहास में ऑनर्स प्राप्त करने वाला वह एकमात्र छात्र थे। परिणाम स्वरूप उन्हें शिक्षकों का सघन स्नेह, प्रोत्साहन एवं शैक्षणिक संवर्धन प्राप्त हुआ। प्रोत्साहित होकर हरि सिंह अब अपनी पूर्ण अभिरुचि से शिक्षाविद मैकाले के ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। वहाँ के प्राध्यापकों से उनका घनिष्ठ संपर्क बढ़ा और उनकी प्रज्ञा का परिमार्जन एवं उन्नयन हुआ। बाल्यावस्था में अर्थाभाव की विकट परिस्थिति ने उन्हें अनुभवी एवं लगनशील छात्र बना दिया। समस्त परीक्षाओं की विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण करने के लक्ष्य को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया था। हरि सिंह को उनके भाई आधार सिंह ने अपने पुत्र मुरली मनोहर की देखरेख एवं बैरिस्ट्री की शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज भेजा। भाई से एक निर्धारित राशि उन्हें प्राप्त होती थी, अतः उन्होंने डाउनिंग कॉलेज कैम्ब्रिज में छात्रवृत्ति हेतु आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेना प्रारंभ किया। वहाँ के शिक्षक ही नहीं वरन उनके साथी विद्यार्थी पूर्ण आशान्वित थे कि गणित विषय में प्रतिस्पर्धा के परिणाम की प्रावीण्य सूची का प्रथम नाम कोई अन्य नहीं हरि सिंह गौर ही होगा। किंतु छात्रवृत्ति हेतु आयोजित
परीक्षा के परिणाम निरस्त कर दिए गए। इसके कारणों से श्री हरि सिंह अभिज्ञ नहीं थे। प्रकारांतर से जब LLD की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत एक भोज में शामिल हुए तो उन्हें बताया गया कि छात्रवृत्ति विदेशियों, विशेषकर अश्वेत व्यक्तियों को वितरित नहीं की जाती। चूँकि हरि सिंह प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर थे, इसलिए उस सत्र में छात्रवृत्ति किसी को नहीं दी गई। अंग्रेज हमेशा से भेदभाव की नीति उन्होंने अपनाई है और भारतवासियों को बड़े हे दृष्टि से देखा करते थे। कुलपति पुरस्कार के लिए आयोजित अंग्रेजी कविता की एक अन्य प्रतियोगिता में उन्होंने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में भेजी गई कविता थी स्टेपिंग वेस्टवार्ड। विश्वस्त सूत्रों से उन्हें ज्ञात हुआ कि यद्यपि समस्त कविताओं में उनकी कविता सर्वश्रेष्ठ थी, किंतु निर्णायक अपना मत घोषित किए बिना ही चले गए। यहाँ पर भी वो भेदभाव के शिकार हुए। हरि सिंह के कैम्ब्रिज अध्ययन काल में उनकी साहित्यिक प्रतिभा निरंतर विकसित हुई। उन्होंने अपनी प्रथम कविता उस समय के विख्यात महान साहित्यकार लॉर्ड टेनिसन को भेजी एवं उनसे साक्षात्कार किया। टेनिसन ने उन्हें न केवल प्रोत्साहित किया वरन साथ साथ पढ़ाई की ओर ध्यान देने और अभ्यास करते रहने को कहा। उन्होंने अपनी रचनाएं तत्कालीन साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाना शुरू किया। प्रकाशित रचनाओं की सर्वत्र प्रशंसा होने लगी एवं एक भारतीय के रूप में उनके विशिष्ट अंग्रेजी ज्ञान एवं उसकी उत्कृष्टता को सराहा जाने लगा। उनका उत्साह छात्रवृत्ति अथवा प्रतियोगिताओं में किए गए पक्षपातपूर्ण निर्णयों से कम नहीं हुआ। जब ऑक्सफोर्ड से एक संग्रह निकला तो कैम्ब्रिज के छात्रों ने भी वैसी योजना बनाई। फलस्वरूप हरि सिंह गौर ने स्टेपिंग वेस्टवार्ड एंड अदर पोएम्स पुस्तक प्रकाशित कराई, जिससे साहित्य जगत में उन्हें यश मिला। उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर का सदस्य चुना गया तथा वह लेखक संघ के सदस्य भी बन गए। वाद विवाद प्रतियोगिताओं में प्रभावशाली अभिव्यक्ति के कारण वह छात्रों के विशेष प्रशंसा पात्र थे। उन दोनों कैम्ब्रिज तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड के भावी कर्णधारों की निर्माण भूमि समझे जाते थे। प्रतिवर्ष दोनों विश्वविद्यालयों के छात्र संघों में पारंपरिक प्रतियोगिताएं हुआ करती थी। छात्र संघ के माध्यम से मेधावी छात्रों की प्रतिभा सामने आती थी। सन 1891 में ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ ने अपना एक छात्र प्रतिनिधिमंडल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजा। 4 अन्य छात्रों के साथ सार्वजनिक मंच पर संपन्न प्रतियोगिताओं में हरि सिंह गौर ने भी भाग लिया, जिसके परिणाम कैम्ब्रिज रिव्यू नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए। श्री गौर समस्त वक्ताओं में प्रथम घोषित किए गए। ऑक्सफोर्ड के विशेष आमंत्रण पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय छात्र संघ प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें ही चुना गया। ऑक्सफोर्ड रिव्यू में पुनः प्रकाशित परिणाम के अनुसार वह इस प्रतियोगिता में प्रथम रहे। यह इंग्लैंड में आम चुनाव का समय था। उदार दल की ओर से जॉन मॉले का नगर में भाषण हुआ एवं नगर की ओर से धन्यवाद ज्ञापन श्री गौर ने किया। उनका भाषण इतना ओजस्वी रहा कि लंदन के समाचार पत्रों ने लिखा, गौर जैसा वक्ता शासनकर्ताओं को एक उपहार है। द पाल माल समाचार ने उन्हें अपना कैम्ब्रिज संवाददाता नियुक्त किया। अन्य पत्रों ने भी उन्हें सहयोग के लिए आमंत्रित किया। उनके अनेक स्थानों से उन्हें आमंत्रित भाषण हेतु निवेदन प्राप्त होने लगे। दादा भाई नौरोजी उस समय इंग्लैंड के राष्ट्रीय उदार दल में थे। उदार दल के सिद्धांत विषय पर श्री गौर का भाषण सुनकर वह काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने श्री गौर को अपने साथी के रूप में चुनाव प्रचार के लिए आमंत्रित किया। दादा भाई नौरोजी सेंट्रल फैसलबरी क्षेत्र से उम्मीदवार थे। श्री गौर उस समय एक अच्छे लेखक एवं कुशल वक्ता माने जाने लगे थे।
उदारवादी दल ने एक चुनाव क्षेत्र से उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया। अपेक्षित आयु न होने के कारण वह चुनाव न लड़ सके, पर श्री दादा भाई नौरोजी के चुनाव प्रचार में उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। चुनाव प्रचार में सक्रिय रहने के कारण उन्होंने कैम्ब्रिज में काफ़ी समय अनुपस्थित रहना पड़ा। परीक्षा निकट थी। मैट्रिकुलेशन के बाद 3 वर्ष का पाठ्यक्रम उन्हें पढ़ना था। वैसे तो परीक्षा की दृष्टि से श्री गौर ने आवश्यक अध्ययन कर लिया था, किंतु प्रथम स्थान अर्जित करना वह आवश्यक समझते थे। डबल ऑनर्स करने की भी उनकी तीव्र इच्छा थी। कैम्ब्रिज में बीए की उपाधि महत्वपूर्ण मानी जाती थी। पीएचडी तथा डीफिल प्राप्त करना ऑनर्स से सरल था। श्री गौर के ऑनर्स के विषय मनोविज्ञान, नीतिशास्त्र, कानून, दर्शनशास्त्र तथा अर्थशास्त्र थे। उनके प्राध्यापक श्री हेनरी सिडगर्ग तथा अल्फ्रेड मार्शल उनकी अध्ययनशीलता से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने सम्मिलित रूप से कॉलेज सीनेट से सिफारिश की थी। श्री गौर को संबंधित पाठ्यक्रम के अधिनियम में विहित शर्तों से मुक्त करते हुए परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए। सीनेट ने श्री गौर को परीक्षा में बैठने की विशेष अनुमति दे दी। 1891 में उन्होंने दर्शन और अर्थशास्त्र में ऑनर्स की उपाधि हासिल की। 1892 में कानून की उपाधि अर्जित की। 1905 में डीलिट की पहली डिग्री लंदन विश्वविद्यालय से और फिर ट्रिनिटी कॉलेज डरहम से प्राप्त की। कैम्ब्रिज के वातावरण में श्री गौर की साहित्यिक प्रतिभा पर तत्कालीन प्रसिद्ध कवियों और लेखकों का स्पष्ट प्रभाव पड़ा। लॉर्ड टेनिसन से साक्षात्कार के उपरांत उन्होंने अपने छात्र जीवन में नई साहित्यिक चेतना जागृत करने एवं वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से साहित्यिक अध्ययन क्लब की स्थापना की, जिसका नाम मरमेड क्लब रखा। इसकी गोष्ठियों में उस समय के विख्यात लेखक तथा कवि आमंत्रित किए जाते थे। कालांतर में यह क्लब काफ़ी मशहूर हुआ और इसके अनेक सदस्य सुप्रसिद्ध साहित्यकारों में शामिल हुए। श्री गौर द्वारा लिखा गया एक नाटक लंदन की नाट्यशालाओं में खेला गया। इसने दर्शकों को काफ़ी आकर्षित किया। 1892 में बार एट लॉ लंदन का पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर वह भारत लौटे। प्रशासकीय सेवा। डॉक्टर गौर की प्रशासकीय सेवा। अपने बड़े भाई श्री आधार सिंह से होशंगाबाद में, जो आजकल नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है, मैं संक्षिप्त मुलाकात के बाद वह सीधे जबलपुर में सेंट्रल प्रोविंसेस के चीफ कमिश्नर श्री एंटोनी मैकडोनाल्ड से मिले। उन्होंने डॉक्टर गौर के कैम्ब्रिज के 3 साल के सभी कार्यों के प्रमाण पत्र, उनकी साहित्यिक प्रतिभा, शैक्षणिक उपाधियों से प्रभावित होकर नियमित ईएसी की अवकाश अवधि तक उन्हें भंडारा में ईएसी एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर नियुक्त किया। स्थानीय न्यायालय और राजस्व अधिकारी का पद एवं कार्य उन्हें सौंपा गया। उस समय लगभग 300 जटिल मुकदमे उनके सामने थे, जिन्होंने उन्हें 1 वर्ष के भीतर ही निराकृत किया। डॉक्टर गौर की कार्यप्रणाली और कानूनी योग्यता की सराहना शासकीय प्रतिवेदन में उल्लिखित की गई है। वह योग्य एवं तथा कुशल प्रशासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। सेशन अदालत में मुकदमे की सुनवाई की तारीख का इंतजार कर रहे थे। हत्या के अभियोग में बंद 4 अभियुक्तों तक उनकी प्रसिद्धि पहुंची। उन्होंने अपनी मां को 2000 रुपये लेकर डॉक्टर गौर के पास भेजा। डॉक्टर गौर बड़ी दुविधा में पड़े। एक ओर मुश्किल से मिली सरकारी नौकरी, दूसरी ओर चुनौतीपूर्ण प्रकरण की पैरवी का आमंत्रण। मुकदमे की फाइल पढ़ने पर उन्होंने अभियुक्तों के बचने की आशा दिखी। डॉक्टर गौर पर कर्ज भी था, जिसे वह अपनी 229 रुपये प्रतिमाह की तनख्वाह से चुकाने में समर्थ थे। भविष्य में वकालत से काफ़ी धन कमाने की संभावनाओं एवं महत्वाकांक्षा ने उन्हें सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने को प्रेरित किया और चीफ कमिश्नर के निवेदन के बावजूद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। यह उनका पहला मुकदमा था, जिसमें संदर्भित केस 1 सप्ताह तक चला और सभी मुजरिमों की प्रथमतः सजा हो गई, परंतु अपील में सभी मुजरिम बरी हुए।
इस सफलता की बदौलत उन्होंने धन, उत्साह एवं यश अर्जित किया। अधिवक्ता एवं विधिवेत्ता। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर कुशाग्र बुद्धि और अद्भुत वाक शक्ति वाले प्रभावी अधिवक्ता के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने रायपुर, नागपुर, कोलकाता, लाहौर, रंगून आदि नगरों में वकालत की। द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने 4 साल इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में भी वकालत की। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित रविशंकर शुक्ल उनके समकालीन थे और रायपुर में वकालत करते थे। श्री गौर ने रायपुर के पश्चात नागपुर को अपना निवास स्थान बनाया, जहां न केवल अधिवक्ता संघ वरन नागरिकों के जीवन पर भी उनका गहरा प्रभाव पड़ा। अधिवक्ता के रूप में उनकी अद्वितीय प्रतिभा, मौलिक सूझबूझ और तीव्र स्मरण शक्ति उनके प्रत्येक शब्द में आत्मविश्वास के साथ प्रस्फुटित होती थी। केस प्रस्तुत करने का उनका ढंग ओजस्वी, अनोखा एवं दिलचस्प होता था। जब वह विरोध करते तो यह विरोध चुनौतीपूर्ण एवं दृढ़ होता था। उनकी तार्किक प्रस्तुति की सर्वत्र भूरी भूरी प्रशंसा एवं चर्चा होने लगी। उनके विशद शब्दकोशी ज्ञान, अनुभव, दूरदर्शिता, अंग्रेजी भाषा पर सहज प्रभुत्व तथा साहित्यिक प्रतिभा का परिचय विशेष रूप से तब मिला जब कानून की पुस्तकों के लेखक एवं विधिवेत्ता का उनका रूप सामने आया। डॉक्टर गौर ने 1900 में हिस्ट्री एंड लॉ ऑफ स्टेट नामक पुस्तक लिखी। लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नामक पुस्तक के लेखन एवं प्रकाशन के उपरांत कानून के विद्वान लेखक के रूप में उनका नाम लिया जाने लगा। 1909 में उनकी पुस्तक भारतीय दंड संहिता की तुलनात्मक विवेचना प्रकाशित हुई, जो 3000 पृष्ठों के 2 भाग में विभाजित थी। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने पेनल लॉ नामक पुस्तक लिखी, जिसका प्रथम संस्करण 1914 में प्रकाशित हुआ। अंग्रेजी भाषा में इस विषय पर विशद और विविध तुलनात्मक दृष्टिकोण से लिखी गई यह पुस्तक प्रथम पुस्तक मानी जाती है। कानूनविदों के लिए यह पुस्तक नींव का पत्थर साबित हुई और भी इसका अध्ययन शुरुआती वकालत को सुदृढ़ करने में सहायक माना जाता है। युवा वकील इस पुस्तक का अध्ययन कर ही वकालत शुरू करते हैं। डॉक्टर गौर ने हिंदू लॉ का गहन अध्ययन किया। 3 वर्षों के सतत अध्ययन, अध्ययन और प्रयत्नों के बाद उन्होंने 1919 में हिंदू लॉ पुस्तक का प्रथम प्रारूप प्रकाशित किया। पेनल लॉ ऑफ ब्रिटिश इंडिया के दूसरे खंड का प्रकाशन 1936 में हुआ। वह चाहते थे उनकी पुस्तक छात्रों, वकीलों और न्यायाधीश के दृष्टिकोण से उपयोगी और परिपूर्ण हो। भारतीय विधि शास्त्र में यह पुस्तक अप्रतिम कही जा सकती है। 1942 में डॉक्टर गौर की लिनेशा ऑफ इंडिया और 1947 में इंडिया एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक प्रकाशित हुई। जीवन के अंतिम वर्षों 1948-49 में डॉक्टर गौर ने फैक्ट्स एंड फैंसीज एवं हिज लाइफ एंड वर्क्स नामक पुस्तक लिखी। साहित्यकार के रूप में भी डॉक्टर गौर की पहचान एवं उपलब्धि उल्लेखनीय है। उन्होंने अनेक साहित्यिक विधाओं में रचना कर्म किया। उपन्यास, कविता, आत्मकथा, निबंध, साहित्य के विभिन्न क्षेत्र उनकी लेखनी और प्रतिभा से बास्वर हुए। डॉक्टर गौर ने 3 उपन्यास लिखे, जिनमें हिज ओनली लव उपन्यास विशिष्ट एवं उल्लेखनीय है। उनकी एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म है, जो बौद्ध दर्शन का गंभीर एवं तात्विक विवेचन प्रस्तुत करती है। बौद्ध धर्म को मानने वाले देशों में इस पुस्तक को बड़ी मान्यता मिली। जापान सरकार के आमंत्रण पर जब डॉक्टर गौर वहां गए, तब वहां धर्मगुरु के रूप में उनका सम्मान हुआ। इसके पश्चात उन्होंने अन्य एशियाई एवं पूर्वी देशों में भ्रमण करने का अवसर प्राप्त हुआ। विस्तृत भ्रमण, गहन अध्ययन और चिंतन मनन के फलस्वरूप डॉक्टर गौर ने अनेक लेख और निबंध लिखे, जो फैक्ट्स एंड फैंसीज नामक पुस्तक में संकलित हैं। ये लेख उनके जीवन दर्शन, वैज्ञानिक मान्यताओं एवं प्रगतिशील विचारों को प्रकट करते हैं। इनमें से अधिकांश लेख रूढ़िवादी विचार सरणियों, धार्मिक अंधविश्वासों तथा ज्ञान के विरोध में वैज्ञानिक तर्कशीलता से संपन्न और प्रखर हैं। उनका साहित्य सौष्ठव उन्हें स्थायी महत्व प्रदान करता है।
डॉक्टर गौल की कविता की एक अन्य पुस्तक रैंडम राइम्स उनकी नई और पुरानी कविताओं का संग्रह है। इन रचनाओं में उनका प्राकृतिक प्रेम, आधुनिक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण एवं अंग्रेजी भाषा पर उनका अधिकार परिलक्षित होता है। डॉक्टर गौल की अंतिम रचना उनकी आत्मकथा 7 लाइव्स है, जिसे उन्होंने सन 1942 में लिखना प्रारंभ किया था, किंतु इस आत्मकथा का प्रकाशन डॉक्टर गौल के देहावसान के अनंतर सन 1957 में संभव हुआ। देखिए, राजनीतिज्ञ सन 1919 में काउंसिल के स्थान पर विधान परिषद की रचना हुई। उस समय तक डॉक्टर गौल कानूनी पुस्तकों के महान लेखक एवं प्रसिद्ध अधिवक्ता के रूप में विख्यात हो चुके थे। रायपुर छोड़कर वह स्थायी रूप से नागपुर में निवास करने लगे थे, जहां पर कांग्रेस दल के सदस्य हो गए। वह निरंतर 3 बार सन 1920 से लेकर 1935 तक विधान परिषद के सदस्य चुने गए। यहाँ उनका व्यक्तित्व विधि निर्माता के रूप में स्थापित हुआ। समाज सुधार संबंधी उनके विचार मुखरित हुए। उन्होंने कई बिल पेश किए जो अंततः कानून बने। नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में मतभेद होने से उन्होंने कांग्रेस दल की सदस्यता छोड़ दी। व्यक्तिगत रूप से उनका परिषद में काफ़ी प्रभाव था। वह विरोधी दल के नेता समझे जाते थे। विरोधी दल का नाम डेमोक्रेटिक दल रखा गया था। आज यह मत है कि सन 1921 में गठित विधान परिषद का कार्यकाल प्रमुख रूप से इस दल की सफलता का इतिहास है। उस समय तक भारत में स्टाम्प और टिकट इंग्लैंड से छपकर आते थे। डॉक्टर गौर ने एक योजना बनाकर परिषद में पेश की। फलस्वरूप नासिक में एक फैक्ट्री स्थापित की गई, जिसमें समस्त स्टाम्प और टिकट छापे जाने लगे। उन्होंने सन 1923 के अधिनियम 30 का प्रारूप बनाकर उसे पारित करवाया, जिसके अनुसार हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध संप्रदायों में अंतरजातीय विवाह संभव हो सके और ऐसे विवाहितों का पैतृक संपत्ति में अधिकार सुरक्षित रखने का प्रावधान विधि सम्मत हुआ। दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा थी, जिससे अनुसार कम उम्र की लड़कियां मंदिर के आजन्म सेवाओं के लिए भेजी जाती थी। धार्मिक क्षेत्र में इसकी बड़ी मान्यता थी। इस प्रथा के कारण गंभीर सामाजिक विसंगतियां पनप रही थी। डॉक्टर हरि सिंह गौल ने प्रस्ताव रखा एवं इस प्रथा को प्रतिबंधित कराया। फलस्वरूप मंदिरों में देवदासी बनाने के लिए कम उम्र की लड़कियों को सेवा में लेना भारतीय दंड संहिता की धारा 372 एवं 373 के अंतर्गत अवैध एवं दंडनीय माना गया। उन्होंने हिंदू समाज की विभिन्न संस्थाओं को परिमार्जित और सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक बिल हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट स्वीकृत कराया। भारतीय महिलाओं को वकालत करने का अधिकार देने का प्रस्ताव भी उनके प्रयासों से पारित हुआ। चिल्ड्रेन प्रोटेक्शन एक्ट के आधारभूत प्रारूप की संरचना एवं कानून के रूप में उसकी स्थापना का श्रेय भी डॉक्टर सर हरि सिंह गौर को प्राप्त हुआ। सन 1946 में भारतीय संविधान सभा के गठन हुआ, जिसके डॉक्टर गौर प्रमुख सदस्य मनोनीत किए गए। भारतीय संविधान के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। रायपुर जिला परिषद के वह 10 साल तक सचिव रहे। इसी कार्यकाल में प्रकृति प्रेमी डॉक्टर गौर के प्रयत्नों से वहां एक बृहत जन उद्यान की स्थापना हुई। नागपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद को भी उन्होंने सुशोभित किया एवं नगर को सुंदर तथा स्वच्छ बनाने के लिए अनेक प्रशंसनीय योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करवाया। शिक्षाविद सन 1922 में केंद्रीय सरकार ने दिल्ली में विश्वविद्यालय की स्थापना की। डॉक्टर हरि सिंह गौर दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्थापक उपकुलपति नियुक्त हुए। 1926 तक इस पद पर आसीन रहे। इस विश्वविद्यालय की प्रारंभिक प्रगति का इतिहास डॉक्टर गौर की शैक्षणिक प्रतिभा एवं प्रशासनिक अनुभव की वानगी है। कुशल प्रशासक एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के उप कुलपति के रूप में उनके कार्य कौशल से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने 1925 में सर की उपाधि से अलंकृत किया। इसके पश्चात वह नागपुर विश्वविद्यालय में सन 1928 में उप कुलपति पद पर निर्वाचित हुए और उन्होंने 1936 तक इस दायित्व का श्रेष्ठ निर्वहन किया। इंग्लैंड में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत 27 विश्वविद्यालयों के
कुलपतियों का 25 दिवसीय सम्मेलन भी डॉक्टर गौल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर इंग्लैंड से भारत आने पर डॉक्टर गौल ने सागर के प्रमुख नागरिकों से संपर्क किया। सागर में विश्वविद्यालय की स्थापना की रूपरेखा उनके सम्मुख प्रस्तुत की। मध्य प्रांत एवं बरार राज्य की सरकार के जबलपुर में विश्वविद्यालय स्थापित करने के सुझाव को ठुकराया। डॉक्टर गौर ने बिना किसी शासकीय सहायता के 18 जुलाई 1946 में मकरोनिया स्थित मिलिट्री कैंप सैन्य बैरकों में सागर विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया। यह स्वाधीनता के पूर्व भारत के चंद विश्वविद्यालयों में से एक था। डॉक्टर गौल विश्वविद्यालय के संस्थापक उपकुलपति नियुक्त हुए। 25 नवंबर 1946 को मध्य प्रांत एवं बरार के प्रांतीय शासन ने सागर विश्वविद्यालय का विधिवत अधिनियम पारित किया। सागर अनुराग बाल्यावस्था के कुछ वर्ष, मैट्रिकुलेशन के 1-2 वर्ष एवं सन 1945-46 के बाद के अंतिम वर्ष में डॉक्टर गौर सागर के संपर्क में रहे। डॉक्टर गौर प्रायः हर शाम को पथरिया पहाड़ी पर घूमने आया करते थे। वह प्रकृति प्रेमी थे। शाम को तालाब में सूरज को डूबते देखना उन्हें अच्छा लगता था। उन्होंने 15 अगस्त 1948 को सागर विश्वविद्यालय के नए परिसर की आधारशिला प्राकृतिक सौंदर्य से सुरम्य पथरिया पहाड़ी पर रखी थी। इस नगर के विकास एवं समृद्धि के लिए उनके मस्तिष्क में बहुत सी योजनाएं थीं, जैसे अच्छा स्टेशन, हवाई अड्डा, विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था, मेडिकल कॉलेज, राजधानी बनाने का विचार एवं बृहत जल योजना। कुछ को तो वह अपने जीवन काल में ही पूरा कर गए। सागर में उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े क्षेत्र के विकास के लक्ष्य की पूर्ति के लिए की थी। उनकी यह मान्यता थी कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के समान ज्ञान केंद्र को राजसत्ता से दूर ही होना चाहिए। उन्होंने प्रारंभिक धनराशि करीब 20 लाख रुपए से मध्य प्रांत एवं बरार के प्रथम विश्वविद्यालय की 18 जुलाई 1946 को स्थापना की एवं अपनी वसीयत द्वारा अपनी संपत्ति का 2/3 भाग, जो उस समय लगभग 2 करोड़ रुपए के बराबर था, इस हेतु दान दिया। लक्ष्य के प्रति समर्पण। सागर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष रहे सुप्रसिद्ध लेखक प्रोफेसर कांति कुमार जैन ने डॉक्टर गौर से जुड़े अपने छात्र जीवन के एक संस्मरण के माध्यम से उनकी अद्भुत कर्तव्य निष्ठा का यह समुज्जल रेखांकन किया है। जीवन भर असुविधाएं उठाकर उन्होंने दमड़ी जो माया जोड़ी थी, उसे सागर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दान देकर वह विश्व के महादानी बन गए। कृपणता के उदात्तीकरण का एक अनन्य उदाहरण हम लोग 1949 के 25 नवंबर को अंतर विश्वविद्यालयीन हॉकी टूर्नामेंट में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जीत गए थे। मैच देखने वालों में संस्थापक कुलपति डॉक्टर हरि सिंह गौल भी थे। दर्शकों की भारी भीड़ मैदान में घुस आई थी। हम 5-6 छात्र वहां पहुंच चुके थे, जहां संस्थापक कुलपति अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे थे। ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा खोल दिया था। वह बैठे बैठे हम में से एक ने हिम्मत की, सर हम लोग जीत गए। तो क्या? अरे यह कुलपति इतना भी नहीं समझते कि अंतर विश्वविद्यालयीन हॉकी प्रतियोगिता में जीतने के बाद छुट्टी चाहिए। हमें बोलना ही पड़ा, सर कल छुट्टी होनी चाहिए। हमारा वाक्य पूरा हुआ ही था कि तोप की गर्जना जैसी आवाज़ हुई। छुट्टी? मैंने विश्वविद्यालय पढ़ाई के लिए खुला है, छुट्टी के लिए नहीं। कल कोई छुट्टी नहीं होगी। शायद उस कर्म पुरुष को लगा हो कि कुछ ज़्यादा ही कठोर हो गया। हमारे चेहरे की उदासी कम करने के लिए उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम की मृत्यु पर ब्रिटिश पार्लियामेंट बंद नहीं की गई थी, केवल 2 मिनट का मौन रखा गया था। हम लोगों को लगा कि ब्रिटेन का उदाहरण हमारे उत्सव प्रिय और अवकाश आखेटक देश के लिए उपयुक्त नहीं है। वह कार्यशैली पश्चिम की होगी, पर घर बार से दूर लड़कों को इससे क्या कि 7 समंदर पार वहाँ क्या हुआ था या होता है। हम
भूत के शोक में नहीं, वर्तमान के उल्लास का पर्व मनाना चाहते थे। उस अनुभव वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध पाश्चात्य पद्धति के वर्कोहोलिक ने ड्राइवर की गाड़ी चलाने का इशारा करते करते कहा, माई चिल्ड्रन, इवन व्हेन आई डाई देयर शैल बी नो हॉलीडे। हमारे अंग्रेजी के अध्यापक मल्लिकार्जुनम साहब हमें शैल और विल का अंतर बता चुके थे। शैल निश्चयात्मक है, उसमें विकल्प की कोई गुंजाइश नहीं होती। यानी ये निश्चय कर चुके थे कि इनके मरने पर कोई छुट्टी नहीं होगी। देखें, वक्त आने पर यह भी देखेंगे। 25 दिसंबर 1949 को हम छात्रावासी घर जाने की तैयारी कर रहे थे। सूचना मिली कि डॉक्टर गौर का हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। हम लोग सारे छात्र, सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी, अध्यापक मॉडल हाउस पहुँचे। कुलपति निवास को यही नाम गौर साहब ने दिया था। वहाँ गौर निवास के ऊपर के कमरे में संस्थापक कुलपति का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा हुआ था। चेहरे पर अपूर्व शांति थी, एक अपार्थिव तृप्ति, अपने जीवन स्वप्न को साकार करने के आनंद से उत्पन्न अनुभूति की दीप्ति। अब हमें उस भविष्य पुरुष के शब्दों का सच समझ में आया, इवन व्हेन आई डाई देयर शैल बी नो हॉलीडे। 25 दिसंबर को बड़ा दिन था। विश्वविद्यालय 31 तक शीत अवकाश के लिए यूं ही बंद रहने वाला था। कोई अध्याय नहीं, अध्यापन में कोई व्यतिक्रम नहीं। शेलनाट भी क्लोज्ड की प्रतिश्रुति और भविष्य को अपने अनुकूल बना लेने का दुस्साहस। हेमिंगवे के कालजयी उपन्यास ओल्ड मैन एंड सी के नायक उस मछुआरे में भी ऐसा ही अदम्य जीवट है। जब छुट्टियों के बाद विश्वविद्यालय पुनः खुला तो लगा गांव खेड़े के एक साधनहीन परिवार का लड़का कैसे अपने संकल्प से, अपने साहस से, अपनी निष्ठा से, अपनी कार्यशक्ति से काल से होड़ ले सका। शमशेर बहादुर सिंह की वह कविता तो मैंने बाद में पढ़ी, काल तुझसे होड़ है मेरी, पर उस कविता का मर्म डॉक्टर हरि सिंह गौर ने हमें बहुत पहले ही समझा दिया था। 25 नवंबर 1949। जैसे कि डॉक्टर गौर ने 25 दिसंबर 1949 को मॉडल हाउस, वर्तमान में गौर भवन, वर्तमान कुलपति निवास, सिविल लाइन्स में प्रातः 8 बजे अंतिम सांस ली। यह दुखद खबर फैलते ही सागर शायद पूरे बुंदेलखंड स्तब्ध एवं गहन शोक में डूब गया। विशाल जन समूह के बीच उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि उनके भतीजे डॉक्टर दुष्यंत सिंह गौर ने पथरिया पहाड़ी पर स्थित परिसर, जहां पर वर्तमान में गौर जी की समाधि है, में दी। डॉक्टर शरीर गौर सिंह की वसीयत, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। वसीयत आप देखें कैसा उन्होंने लिखी है। चूँकि मैं सर गौर हरि सिंह गौर, बल ठाकुर, तख्त सिंह गौर छत्री, आयु लगभग 80 वर्ष, अभी सागर सेंट्रल प्रोविंसेस, भारत का निवासी, भारत में भारतीय संविधान समिति की सभाओं में जिसका प्रथम अधिवेशन सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ होना घोषित हुआ है। मैं भाग लेने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ और चूँकि सांप्रदायिक तनाव के कारण मैं अपने जीवन के संबंध में पूर्णतः निश्चिंत नहीं हूँ। मैं उपर्युक्त सर हरि सिंह गौर निम्नवत अपनी अंतिम वसीयत के रूप में इस वसीयत को निर्मित एवं निष्पादित करता हूँ। यथा पहला, कि इसके द्वारा मैं अपने पहले के सभी वसीयतनामों को रद्द करता हूँ। दूसरा, कि मैंने अपनी कुछ सुरक्षित निधियों के लिए, जिनका बाजार मूल्य 20 लाख रुपए है, का दान कर दिया, जिसके लिए मैंने एक न्यास विलेख निष्पादित किया। मैं इस दान को सागर विश्वविद्यालय को दिए जाने की पुष्टि करता हूँ। यह घोषित करता हूँ कि उक्त दान किया जा चुका है और पूर्ण हो चुका है, परंतु एतद द्वारा सागर विश्वविद्यालय सेंट्रल प्रोविंसेस के हित में मैं इसकी पुष्टि करता हूँ और एतद द्वारा उक्त विश्वविद्यालय को दान को प्राप्त करने एवं उपयोग करने के लिए आवश्यक कार्य हेतु अधिकृत करता हूँ। तीसरा, यह कि मैं एतद द्वारा अपनी समस्त संपदा
उसके लगभग संपूर्ण भाग को, जो सुरक्षित निधियां आदि के रूप में भारत, इंग्लैंड, अमेरिका और अन्य देशों में जमा हैं, और मैं उसको एतद निम्नवत वसीयत करता हूँ यथा उसका पंचम भाग मेरी चार पुत्रियों वायलेट, डोरोथी, एग्नीस और लूबी तथा उनकी संतानों के भरण पोषण और शिक्षा के लिए रहेगा। यह धनराशि मेरी उक्त 4 पुत्रियों, उनके बच्चों व उनके बच्चों के बच्चों की शिक्षा के लिए न्यास में, अथवा ऐसे बच्चे जो मेरी मृत्यु के समय जीवित होंगे, उनकी शिक्षा और उनकी संतति की शिक्षा के निमित्त न्यास के रूप में रहेगी। मेरी 2 पुत्रियां डोरोथी और रूबी अभी निसंतान हैं। इस धनराशि में से 500 रुपये प्रतिमास उनके भरण पोषण के लिए दिए जाएंगे और शेष संपदा का 5वां भाग और उसकी आमदनी मेरे पौत्रों अर्थात मेरी ज्येष्ठ पुत्री वायलेट के एक पुत्र और पुत्री और मेरी द्वितीय पुत्री एग्नीस की 4 संतानों के लिए रहेंगी। शेष संपदा मेरे समस्त वंशगत तथा सपिंडीय उत्तराधिकारियों की शिक्षा और भरण पोषण के लिए न्यासी धारित करेंगे। मेरे भतीजे दुष्यंत सिंह गौर की कुछ संतानें हैं। मैं अपने न्यासियों को प्राधिकृत करता हूं कि मेरी संपदा के 5वें भाग में से एक युक्त धनराशि उनकी शिक्षा और भरण पोषण के लिए आवंटित करें। 5वां, अपनी संपदा का शेष 4/5 भाग में सागर विश्वविद्यालय के नाम वसीयत करता हूँ। 6, मैं चाहता हूँ किसी भी विवाद या संदेह की स्थिति में मेरी वसीयत की शर्तों का निर्वाचन एवं प्रवर्तन साइप्रस के रूप में किया जाएगा। 7वां, मेरी मृत बहन लीलावती के एक पुत्र और एक पौत्र हैं। मैं अपने न्यासियों से अनुरोध करता हूं कि मेरी संपदा के 1/5 भाग में से उनके भरण पोषण और मेरी उक्त बहनों के पुत्रों की शिक्षा का प्रबंध करें। मैंने आज 2 साक्षियों की उपस्थिति में उपर्युक्त लिखित तिथि अर्थात आज दिसंबर 1946 के 6वें दिन स्वयं इस पर हस्ताक्षर किए। देखिए किस तरह से इन्होंने लिखी, और उस समय उनके गवाह थे डीपी शुक्ल 6 दिसंबर 1946। तो ये बड़ी अच्छी उपलब्धियां हैं और उनकी वसीयत बहुत अच्छी है। सब कुछ जो उन्होंने कमाया, जो भी उन्होंने बचाया, वो सागर विश्वविद्यालय के लिए दान किया। मनीषियों की दृष्टि में भी देखें आप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, उनके बारे में क्या लिखते हैं। डॉक्टर गौर केवल अग्रणी विधिवेत्ता ही नहीं थे, बल्कि अथक समाज सुधारक व प्रबुद्ध शिक्षा शास्त्री भी थे। उनके व्यक्तित्व के इस आखिरी गुण का व्यापक रूप से पता तब लगा जब उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई का एक बड़ा हिस्सा सागर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दान कर दिया। मुझे लगता है कि डॉक्टर गौर का यह महादान उन विद्यार्थी व शिक्षकों के लिए जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं, प्रेरणा का अजस्र स्रोत बना रहेगा। गोविंद बल्लभ पंत तत्कालीन गृह मंत्री कहते हैं, मैं आशा करता हूँ डॉक्टर गौर का उदाहरण इस विश्वविद्यालय से जुड़े सभी शिक्षकों व छात्रों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। हुमायूं कबीर तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री। डॉक्टर गौर विख्यात विद्वान ही नहीं थे, बल्कि वह ऐसी शख्सियत भी थे जिनके पास गजब की दूरदृष्टि व साहस था। वह जानते थे कि जीवन कभी स्थिर नहीं हो सकता, यहाँ तक कि संस्थान, परंपराएं और सांस्कृतिक स्वरूप भी लगातार बदलते रहते हैं। उन्हें बदलना भी चाहिए। कुंजीदा लाल दुबे, पूर्व कुलपति जबलपुर विश्वविद्यालय। डॉक्टर हरि सिंह गौर मध्य प्रदेश के गौरव थे। केवल कानून क्षेत्रों में ही नहीं, वरन सारे मध्य प्रदेश की जनता में उनकी बुद्धि की प्रखरता प्रसिद्ध थी। मध्य प्रदेश ही क्या, सारे भारत में उनकी कोटि के दिग्गज विधि शास्त्री बहुत कम हुए हैं। मगन भाई देसाई, पूर्व कुलपति गुजरात यूनिवर्सिटी, उनका क्या कहना है। डॉक्टर कौर अपने समय के मशहूर कानूनदा और राजनीतिज्ञ तो थे ही, वह एक बड़े शिक्षा शास्त्री भी थे।
वह दो यूनिवर्सिटियों के जन्मदाता कहे जा सकते हैं, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के और दूसरी यूनिवर्सिटी सागर। सन 1919 के एक्ट के बाद जो पहली धारा सभा बनी उसके वह सदस्य थे। उन्होंने अपने शिक्षा प्रेम को दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट को बड़ी मेहनत से पास कराने में व्यक्त किया। उस यूनिवर्सिटी को सफल बनाने की जिम्मेदारी सरकार ने उनको पहला वाइस चांसलर बनाकर उनके कंधों पर डाली। इस काम को उन्होंने बड़ी खूबी से पूरा किया। जीवन भर की सारी कमाई शिक्षा को अर्पण करने उन्होंने सागर यूनिवर्सिटी की स्थापना की और उसे स्थल किया। इस कार्य से वह शिक्षा जगत में अमर हो गए। मैं आशा करता हूँ कि सागर यूनिवर्सिटी उनके कदमों पर चलकर दिन पर दिन उन्नति करती रहेगी। देखिए, डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी भूतपूर्व कुलपति सागर विश्वविद्यालय सागर ने उनके बारे में कहा, मुझे स्वर्गीय डॉक्टर ऐसे गौर से परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। गौर जो कानून के तो महापंडित थे ही, उनकी सेवाएं उच्च शिक्षा के लिए बड़ा महत्व रखती हैं। यूँ तो उन्होंने नागपुर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति का आसन सुशोभित किया था, किंतु सागर विश्वविद्यालय तो उनकी साधना और उनके आदर्श का मूर्तिमान और प्रत्यक्ष प्रमाण है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, ऐसा बड़ा दान शिक्षा के लिए भारतवर्ष ही में नहीं, संभवतः एशिया में किसी देश में उनके स्तर के व्यक्ति ने कभी नहीं प्रदान किया। उत्तर भारत की शिक्षा के लिए उन्होंने जो प्रयत्न किए वह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अपने निजी जीवन में उन्होंने अनेक कष्ट उठाते हुए जीवन संपत्ति एकत्रित की थी। वह सब सरस्वती के चरणों में अर्पित करके चले गए। देखिए, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने उनके लिए लिखा, सरस्वती लक्ष्मी दोनों ने दिया तुम्हें सादर जयपत्र, साक्षी हरि सिंह तुम्हारा ज्ञानदाता का अक्षर सत्र। वृंदावन लाल वर्मा लिखते हैं, डॉक्टर कानून के बड़े गहरे विद्वान थे। राजनीति के पालंगत बुंदेलखंड को क्या, भारत भर को उन जैसे सुपुत्र पर अभिमान होना चाहिए। वेदता, राजदर्शिता और त्याग भावना का ऐसा प्रेरक समन्वय मिलना अत्यंत दुर्लभ है। पराक्रम और विनय, अनुशासन की इतनी संगति जितनी उनमें थी, सुनने में बहुत ही कम आई है। हम सब के लिए वह दृढ़ता, सिद्धांत, धृति और आत्मसंयम से उत्साहवर्धक उदाहरण है। आचार्य शिव पूजन सहाय सुप्रसिद्ध लेखक, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना लिखते हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने मेरा व्यक्तिगत परिचय और संपर्क नहीं था, पर उनकी कीर्ति कथा से मैं किंचित परिचित अवश्य हूँ। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने अपने धन का सदुपयोग करके संसार में एक महान आदर्श स्थापित किया। सागर विश्वविद्यालय के अतिरिक्त उत्तर भारत के किसी भी दूसरे विश्वविद्यालय को मैं नहीं जानता जो एक ही दानवीर का यश स्तंभ हो। दक्षिण भारत में अन्नामलाई विश्वविद्यालय के संबंध में ऐसा सुना जाता है कि वह एक ही दानशील व्यक्ति का कीर्ति ध्वज है। श्री गौर महोदय ने देश की वर्तमान आवश्यकता अनुभव करके इस युग के धनाढ्यों को धन के सदुपयोग का मार्ग सुझाया। उनका पथ प्रदर्शन अनंत काल तक भारतीय धनिकों को सत्प्रेरणा देता रहेगा। विदेशों में ऐसे दानशूरों के बहुतेरे नाम सुने जाते हैं। भारत में श्री गौर ने उच्च शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए जो उदारता दिखाई वह भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए शक्तिवर्धक है। यदि आज के धनी भी श्री गौर महोदय की अभिनंदनता का अनुसरण करें तो राष्ट्र का महान उपकार होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सागर विश्वविद्यालय अपने यशस्वी जन्मदाता के पदों का अनुसरण करके शतकोटि विद्वानों का नमन करेगा। इस तरह से काफ़ी सभी ने उनके बारे में लिखा है। काफ़ी पुस्तकें भी उनकी प्रकाशित हुई हैं। जो पब्लिकेशंस हैं, लीगल पब्लिकेशन है, जनरल है पब्लिकेशन, डॉक्टर हरि सिंह गौर के काफ़ी पब्लिकेशन हैं। ये सारा इसमें बुक्स में मिलता है और लोग बाग चूँकि पढ़ने की संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, इसलिए मैंने इसको आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ कि कुछ लोग जो नहीं पढ़ते हैं, टाइम नहीं मिलता है या उनके पास बुक्स उपलब्ध नहीं है, उन तक यूट्यूब के माध्यम से आप इसको सुन सकते हैं। ये वृत्तांत आप सब ने सुन रखा होगा। मैं भी इसी विश्वविद्यालय का छात्र हूँ
और मुझे गर्व है। डॉक्टर सर हरि सिंह गौल के ऊपर मैं गर्व हूँ, मैं उनका ऋणी हूँ और उनके ऋण उतारने में मैं सक्षम नहीं हूँ। आप जो भी छात्र इस विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, मैं चाहता हूँ कि इसको अधिक से अधिक लोग शेयर करें और माननीय हमारे प्रधानमंत्री तक यह बात पहुँचे और भारत के रत्न से सुशोभित करने का एक छोटा सा प्रयास आपकी तरफ से मात्र शेयर करने से यदि होता है तो आपको भी सागर यूनिवर्सिटी का ऋण उतारने का एक अवसर मिलेगा। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ मित्रों, इसको शेयर और लाइक अवश्य करें, क्योंकि डॉक्टर हरि सिंह और हमारे सागर के ही नहीं वरन इस देश के भी गौरव हैं। उनको भारत रत्न से सुशोभित किया जाना चाहिए। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, विनम्र निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।